हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एकलव्य स्नातक पर। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री माइनर का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स 300 सीई, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं इंपॉर्टेंट। और फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी क्वेश्चन आंसर्स की, और यहीं से आपका क्वेश्चन जो है मतलब मोस्टली क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। डीयू रेगुलर, एसओएल और एनसीवेब सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि सिलेबस सभी का सेम होता है। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारें, और वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बताओ। तो अगर हमें प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है तो वो कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं? सबसे पहले उत्खनन स्थल जहां पर खुदाई होती है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे स्थानों से हमें शहरी नियोजन, वास्तुकला और दैनिक जीवन की बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं खुदाई करके। और इससे हमें बहुत ज्यादा पता चलता है प्राचीन इतिहास के बारे में। और शिलालेख यानी कि जो स्तंभों के ऊपर, खंभों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, गुफाओं की दीवारों पर जो लेख लिखे जाते हैं वो शिलालेख कहलाते हैं, जो हमें राजा महाराजाओं के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं, कई तरीके की जानकारी देते हैं। जैसे अशोक के शिलालेख जो हैं वो हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। फिर आता है सिक्के। प्राचीन भारत में सिक्के बहुत ज्यादा यूज होते थे, तो सिक्कों से हमें आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है, व्यापारिक संबंधों का पता चलता है, अधिकारियों के बारे में पता चलता है। और अक्सर सिक्कों के ऊपर जो है प्रतीक भी होते थे, कुछ ना कुछ फोटो छपे होते थे। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन हैं और बहुत सारी कलाकृतियां मिलती हैं। मिट्टी के बर्तन की जो शैली है, जो स्टाइल है जिसमें वो बनाया गया है, रोजमर्रा की जो कलाकृतियां मिलती हैं, उनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, कल्चर के बारे में। गुफा चित्र और रॉक कला यानी कि पत्थर के ऊपर कला जो होती है, तो ये जो है प्राचीन जो लोग होते थे वो कैसे गुफाओं में अपने चित्र बनाते थे अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए, बोलने के लिए। तो उनके पास इतना कम्युनिकेशन नहीं था, तो वो गुफाओं पर चित्र बना दिया करते थे कलात्मक। उनसे हमें बहुत कुछ प्राचीन भारत का पता चलता है। फिर है मंदिर और स्मारक। खजुराहो का मंदिर और भी बड़े बड़े ऐसे पुराने मंदिर जो कि वास्तुशिल्प के चमत्कार माने जाते हैं, यानी कि आर्किटेक्चर का चमत्कार है कुछ मंदिर इंडिया के अंदर। कैलाशनाथ टेम्पल, ये बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमें प्राचीन भारत के बारे में बताते हैं। साहित्यिक स्रोत भी बहुत सारे हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से पुरातात्विक मतलब पुरातात्विक स्रोत तो नहीं होते, बट वेद पुराण जैसे कुछ प्राचीन ग्रंथ, महाभारत रामायण जैसे महाकाव्य हमें बहुत सारी चीजों को बताते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। अभिलेख वगैरह भी इसी में आ जाएगा, शिलालेख आ जाएगा, अभिलेख, सिक्के आ जाएगा, टूटी फूटती जो जो इमारतें होती हैं वो आ जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पुरापाषाण, मध्य पाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर पुरापाषाण, जिसको पाषाण युग भी कहा जाता है, मींस पत्थर का यूज ज्यादा होता था टूल्स बनाने के लिए। तो इसको 3 चरणों में बांटा गया है पुरापाषाण को। सो एक तो निचला पुरापाषाण, जिसको माना जाता है कि आज से लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व। मध्य पुरापाषाण काल, लगभग आप देख सकते हो कि यहाँ से 2 लाख से 35,000 वर्ष पूर्व। ऊपरी पुरापाषाण काल 35,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। सो इसको 35,000 पूर्व आप मान सकते हो, ठीक है। और उत्तरी पुरापाषाण काल 35,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। ये जो टाइम है इसकी विशेषताएं जाननी बहुत जरूरी है। सो पुरापाषाण जो संस्कृतियां थी हमारी, सबसे पहले प्रारंभिक पुरापाषाण काल आता है। इसमें जो उपकरण यूज होते थे वो पत्थर से बने कुल्हाड़ी, क्लीवर यानी कि छैनी वगैरह, इसका यूज होता था। और जीवन शैली खाना बदोश होती थी, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर खाना ढूंढते रहते थे, शिकार करते थे, संग्रह करते थे, और जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा करते थे। पेड़ पौधों से जो संसाधन मिलते थे उसको यूज करते थे। इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं एक्चुलियन उपकरण जो हमें मिलते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। और एक जगह है अतीरमपक्कम, वहां से मिलता है बहुत सारा सबूत हमें। इसके अलावा मध्यपुरा पाषाण काल आता है। इसमें ब्लेड, स्क्रैपर्स, थोड़े से शार्प उपकरण यूज होने लगे थे। जीवन शैली की बात करें तो लगातार शिकार हो रहा था, इस टाइम तक भी खाना इकट्ठा करके खा रहे थे, लेकिन उपकरण अच्छे हो गए थे, इनके टूल्स अच्छे हो गए थे। साक्ष्य इसके हमें मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिलते हैं। मध्यपुरा पाषाण काल के चित्र वगैरह और पत्थर वगैरह वहां से मिले हैं।
उत्तर पुरा पाषाण काल जो था इसमें माइक्रोलिथ यानी कि छोटे पत्थर के उपकरण यूज होने लगे थे ज्यादातर, और शिकार की तकनीक भी बहुत अच्छी हो गई थी। जीवन शैली जो है, उपकरण और बहुत सारी चीजों में जो है बदलाव आ गया था, तो उस वजह से जीवन शैली चेंज हो रही थी। गुफाओं की कला जो है वो ज्यादा बढ़ गई थी, चित्र बनाए जा रहे थे, गुफाओं पर उत्कीर्णन किए जा रहे थे, उकेर कर लिखा जा रहा था। साक्ष्य इसके हमें राजस्थान के बागोर जैसी जगहों से मिलते हैं। उच्च पुरा पाषाण संस्कृति के बारे में बहुत कुछ वहां से हमें सबूत मिले हैं। मध्य पाषाण संस्कृति की बात करें तो 10,000 से 7,000 वर्ष पूर्व का ये टाइम है। बदलाव ये आया कि लोग कृषि की तरफ आगमन करने लगे। पूरा पाषाण से नव पाषाण काल तक बदलाव हो रहा था, ट्रांजिशन हो रहा था। इसमें उपकरण माइक्रोलिथ ही यूज हो रहे थे, यानी कि छोटे पत्थर यूज हो रहे थे, लेकिन वैरायटी बहुत ज्यादा आ गई थी, बहुत सारे टूल्स आ गए थे। जीवन शैली क्या है कि बढ़ती गतिहीनता और विविध संसाधनों का दोहन। इनकी जीवन शैली ऐसी हो गई थी कि धीरे धीरे अब अलग अलग संसाधनों का जो मनुष्य हैं वो यूज करने लगे थे। और उत्तर मध्य पाषाण काल आता है 7,000 से 3,000 साल पहले। सो इसमें उपकरण माइक्रोलिथ का ही प्रचलन जारी रहता है, छोटे पत्थर वाले टूल्स, लेकिन मिट्टी के बर्तन यहाँ से हमें दिखाई देने लगे हैं। जीवन शैली जो है अब थोड़ा सा ये लोग बस के रहने लगे, एक जगह पर सेटल होने लगे, जंगली और पालतू दोनों संसाधनों का भी ये शोषण करने लगे। और इसके अलावा इसके साक्ष्य हमें बागोर से मिलते हैं, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिलते हैं। ये साइट जो है, ये जो क्षेत्र है, ये हमें यहाँ की सांस्कृतिक विशेषताएं बताती हैं। सो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल की ओर ये जो परिवर्तन हो रहा था, इससे व्यवस्थित जीवन शैली एक तरीके से लोग जीने लगे, एक जगह पर रह के कृषि का उद्भव होने लगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप के पास बहुत सारे पुरातात्विक रिकॉर्ड हैं जो इन अवधियों के दौरान क्या सांस्कृतिक विकास हुआ वो हमें दिखाते हैं, और वो हमने पढ़ा भी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की चर्चा करें। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसका पतन बहुत ही बड़ा रहस्य है। आज भी कोई एक बात पे राजी नहीं होता कि ये कारण था। तो एक तो पर्यावरण परिवर्तन माना जाता है कि कुछ सिद्धांत ये मानते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो गया था, जैसे सिंधु नदी ने मार्ग बदल लिया था, सरस्वती नदी सूख गई थी और कृषि उत्पादकता कम हो गई थी, जिसकी वजह से सभ्यता वहां पर खत्म हो गई। कोई मानता है प्राकृतिक आपदाएं आ गई होंगी, कि भाई उस क्षेत्र में भूकंप आ गया होगा, बाढ़ आ गई होगी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर घटनाएं हुई होंगी, नुकसान हुआ होगा और सभ्यता खत्म हो गई होगी। कोई मानता है आर्य लोगों ने प्रवास किया, वहां पर अटैक किया। कुछ विद्वान मानते हैं कि आक्रमण के माध्यम से इंडो आर्य लोग जो थे, जो आर्य जिनको कहा जाता है, उन्होंने हड़प्पा वालों को मार गिराया और वहां पर अपनी एक नई सभ्यता शुरू करी। और इसके अलावा व्यापार में गिरावट आने लगी थी। हड़प्पा सभ्यता पूरी व्यापार पर टिकी हुई थी, तो व्यापारिक मार्ग धीरे धीरे जैसे जैसे खत्म होते जा रहे थे, तो इससे इनका व्यापार कम हो रहा था। तो हो सकता है ये लोग इधर उधर तितर बितर हो गए हों। आंतरिक मुद्दे भी बहुत सारे थे। कोई कहता है सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक कारक की वजह से भी हो सकता है कि भाई ये सभ्यता खत्म हो गई हो, जैसे सामाजिक अशांति होना, संघर्ष होना, शासन में खराबी होना, ये भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो कोई एक सटीक कारण नहीं है। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के व्यापार से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे सबसे पहले शहरी केंद्रों के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है सबसे ज्यादा विकसित सुनियोजित शहरी केंद्र थे, जहां पर व्यापार बहुत ज्यादा होता था। इन शहरों में गोदाम वगैरह बहुत थे, और इसके अलावा आप अगर देखोगे व्यापार में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई इन जगहों ने। व्यापार नेटवर्क हड़प्पा वासियों का बहुत अच्छा था। लंबी दूरी का व्यापार ये लोग करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप से होते हुए बाहरी क्षेत्रों से भी ये लोग जाते थे व्यापार करने। हमें ये मिलता है साक्ष्य या सबूत कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मध्य एशिया वालों से, फारस की खाड़ी वालों से, ओमान वालों से भी व्यापार करते थे। व्यापार की वस्तुएं क्या होती थी? तो ये बहुत सारी वस्तुओं का व्यापार करते थे, जिनमें सोना, चांदी, रत्न, तांबा, अर्धकीमती पत्थर जैसी कीमती धातुएं शामिल थी। हड़प्पा वासी मिट्टी के बर्तन, कपड़ा और धातु, ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते थे इनका, और फिर उसका ये व्यापार कर देते थे, उस चीजों को जाके बेच दिया करते थे। और क्या है, मानकीकृत बाट और माप। इन्होंने वेट, तराजू, बाट वगैरह बना रखे थे, जो कि ये हमें ये दिखाता है कि इनकी आर्थिक गतिविधियां बहुत अच्छी होती थी। ये बहुत अच्छे से व्यापार प्रणाली इनकी कंट्रोल में थी, मापना, तोलना ये सब जानते थे। मोहरें और लिपि। हड़प्पा वाले लोग जो थे वो लिपि का यूज करते थे अपनी बात को बताने के लिए। लिपि जो है इनकी वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मोहरों का यूज करते थे ये व्यापार वगैरह के लिए, लेन देन के लिए मोहर लगाते थे। ये स्टैंप काइंड ऑफ एक तरीके से सीलिंग होती थी वो, और ये रिकॉर्ड रख रखाव के स्तर को दर्शाता है। घरेलू और विदेश व्यापार।
हड़प्पा सभ्यता के भीतर घरेलू व्यापार भी बहुत होता था। ये सभ्यता के जो मेन क्षेत्र थे आपस में भी व्यापार करते थे। इसके अलावा दूर की संस्कृतियों के साथ भी इनके व्यापार होते थे। बहुत सारी हड़प्पा सभ्यता में विदेशी कलाकृतियां भी मिली हैं जो बाहर की चीजें थी। इससे ये पता चलता है कि ये लोग व्यापार करते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अध्ययन से अर्थव्यवस्था के बारे में क्या पता चलता है? प्रारंभिक वैदिक काल का समाज और राजनीतिक विशेषताओं का वर्णन करो। प्रारंभिक वैदिक काल जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यन लोग जब आ गए थे तो उसके दौरान यह क्या इनकी अर्थव्यवस्था थी, समाज और राजनीति कैसी थी, ये हमें पढ़ना है। अर्थव्यवस्था की बात करूं तो कृषि मेन थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य जो जो वो था, इनकम का सोर्स, वो कृषि थी। और इसके अलावा पशुपालन भी होता था, कृषि भी बहुत ज्यादा होती थी। वैदिक काल के लोग स्थायी कृषि करते थे, एक जगह पर टिककर खेती करते थे। ये लोग जुताई और सिंचाई वगैरह बहुत अच्छे से जानते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का ये इस्तेमाल करते थे, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे व्यापार में। और धातु कर्म का काम करते थे, धातुओं को सामान में बदलने में ये लोग माहिर थे। लोहा, तांबा, कांसे जैसी चीजों को ये हथियार में बदल देते थे, टूल्स बना दिया करते थे। और समाज की बात करें उस टाइम पे, तो सामाजिक संरचना कुछ ऐसी थी कि समाज जो है वो वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण सबसे ऊपर आते थे जो पुजारी और विद्वान लोग थे। क्षत्रिय लोग दूसरे नंबर पर आते थे जो योद्धा लोग होते थे, राजा होते थे। तीसरे नंबर पर वैश्य लोग आते थे जो व्यापारी और किसान हुआ करते थे। शूद्र लोग लास्ट में आते थे समाज में, जो मजदूर या नौकर चाकर हुआ करते थे। वर्ण व्यवस्था बड़ी कठोर थी, यानी कि बहुत ज्यादा इस नियमों को कठोरता के साथ पालन करवाया जाता था। पारिवारिक संरचना, परिवार जो है वो समाज की मूल इकाई होता है। पितृसत्ता ज्यादा थी, लड़कों की ज्यादा चलती थी। संयुक्त परिवार ज्यादा होता था, यानी कि वहां पे मिलजुल कर बड़ा परिवार, ज्वाइंट फैमिलियां होती थी। राजनीति की बात करें तो राजा और जनपद, तो राजनीतिक सत्ता जो है वो विकेंद्रीकृत थी, यानी कि शक्तियों का बंटवारा हो रखा था। छोटे छोटे राज्यों में साम्राज्य इनका बटा हुआ था, जिनको जनपद कहा जाता था। हर जनपद का एक राजा या मुखिया होता था, जिसको राजा या राजन कहा जाता था। सभा और समिति हुआ करती थी। राजनीतिक व्यवस्था में सभा और समितियां नामक सभाएं शामिल थी, जहां निर्णय लिए जाते थे। और जैसे लोकसभा, राज्यसभा आज की डेट में होती है, वैसे ही इनकी भी अपनी सभा होती थी। सैन्य संगठन की बात करें तो समाज में एक मजबूत सेना की तरफ आप अगर देखोगे तो ध्यान दिया जाता था। क्षत्रिय लोग जो होते थे उन पे जिम्मा था कि रक्षा करने का, और युद्ध के लिए जिम्मेदारी वही उठाते थे। तो राजा सुरक्षा और विस्तार के लिए सेना रखते थे, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और अपना डिफेंस करने के लिए। धार्मिक प्रभाव की बात करें तो राजनीतिक संरचना धार्मिक मान्यताओं के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। अक्सर हम देखते हैं कि राजा धार्मिक समारोह में बहुत इंटरेस्ट लेता था, पूजा पाठ में राजा बहुत इंटरेस्ट लिया करता था। अगला प्रश्न है, महावीर की शिक्षाओं पर एक निबंध लिखें। सबसे पहले महावीर ने अहिंसा का सिद्धांत दिया। महावीर की शिक्षाओं का मेन जो एक केंद्र है वो अहिंसा के चारों तरफ घूमता है, यानी कि महावीर ने सभी जीवों की पवित्रता पर जोर दिया कि हर जीव के प्रति हमें दयालु होना चाहिए, श्रद्धा दिखानी चाहिए। ये हमें बताता है कि आप किसी को शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति, भावना तक क्षति भी मत दें। आप अहिंसा का पालन करें। पत्थर से लेके पानी, हर किसी में जीवन होता है। फिर ये कहते हैं सत्य, हमेशा सच बोलो। महावीर ने सत्य पर बहुत जोर दिया है, यानी कि ये कहते हैं अगर आपको अध्यात्म से जुड़ना है तो सबसे पहले आपको झूठ बोलना छोड़ना होगा। तो आप ईमानदारी के अलावा आपके जो विचार, आपके शब्द, आपके कार्य, वो एक सत्य के साथ होने चाहिए। सत्य का अभ्यास करें। व्यक्ति स्वयं और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ गहरे संबंध को जब भी बढ़ा सकता है, भगवान से जुड़ना है, ऊपर वाले से जुड़ना है, तो आपको सच बोलना पड़ेगा। फिर आता है चोरी ना करना, जिसको अस्तेय कहा जाता है। चोरी ना करना अस्तेय का सिद्धांत एक नैतिकता का आचरण है, जो महावीर बताते हैं कि आप जो है भौतिक चोरी से परहेज करने से आगे बढ़कर दूसरों की संपत्ति और दूसरों की जो इच्छाएं हैं उनका भी सम्मान करो। जो लोग चोरी नहीं करते उनका एक अच्छा सम्मान होता है, आपस में विश्वास बढ़ता है, संबंध अच्छे होते हैं, समाज का कल्याण होता है। फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। महावीर ने मन और शरीर की ऊर्जा को बहुत जरूरी माना है। तो ये कहते हैं कि कामुक सुख जो होते हैं, सेंसुअल प्लेजर्स, उनसे दूर रहो। व्यक्ति की इच्छा जो होती है उस पे काबू पाओ, अपनी इंद्रियों पर काबू पाओ, और एक अनुशासन भरी जीवन लाइफ आपकी दिनचर्या हो। ठीक है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर आता है अनासक्ति, जिसको अपरिग्रह कहा जाता है। अपरिग्रह या अनासक्ति ये सिखाता है कि जो सच्चा सुख है, जो असली सच, जो असली जो सुख है
वो भौतिक संपत्ति और सांसारिक इच्छाओं से, वैराग्य से उत्पन्न होता है। जब आप ये भौतिक संपत्ति जो है इसको छोड़ोगे, अपनी इच्छाओं को त्यागोगे, असली सुख आपको जब ही मिलेगा। सो महावीर अपने सभी मानने वालों से कहते हैं कि अपनी संपत्ति का, अपनी लालच पर काबू पाओ, और ये जब भी आप कर पाओगे जब भी आप ये चीजें फॉलो करोगे। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं लिखिए, और गौतम बुद्ध के बारे में आ सकता है। बौद्ध धर्म एक प्रमुख विश्व धर्म है, दुनिया में बहुत जगह लोग इसको मानते हैं, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास प्राचीन भारत में हुई। इसकी स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने करी थी, जिन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध शब्द का मतलब होता है जागृत व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति जिसके पास नॉलेज हो। सो बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य सत्य बताती हैं और अष्टांगिक मार्ग बताती हैं। मैं आपको सब समझाता हूं क्या है। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने 4 बातें बताई हैं, 4 आर्य सत्य। सबसे पहला है दुख और पीड़ा। जीवन में सभी का जीवन ऑलमोस्ट असंतोषजनक है, सभी लोग किसी ना किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो या कैसी भी हो। दुख का कोई कारण भी है। दुख का कारण है लालसा, लालच, लगाव, आपकी इच्छा, जो जन्म और मृत्यु के चक्र की ओर हमें ले जाती है। यानी कि आप जब तक डिजायर रखोगे, आप इच्छाएं रखोगे, तो आपको दुख भी होगा। आपको मोबाइल चाहिए, महंगा नहीं मिलेगा तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो दुख होगा। अगर आपको मोबाइल चाहिए ही नहीं होगा, इच्छा ही नहीं होगी, तो दुख भी नहीं होगा। निरोध यानी कि दुख की समाप्ति। लालसा, आसक्ति को त्याग कर निर्वाण के तरफ अगर आप चलोगे तो दुख को समाप्त करना संभव है। और मार्ग बताया है यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने, अष्टांगिक मार्ग। आप इसको फॉलो करो, ये 4 आर्य सत्य को मान लो, आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं होगा, ऐसा महात्मा बुद्ध कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग में ये नैतिक कुछ बातें बताते हैं, जैसे सही समझ। 4 आर्य सत्यों की सही समझ विकसित करें। जो 4 बातें बताई हैं उसको अच्छे से मानो। सही इरादा, दया और करुणा का विचार आपके मन में होना चाहिए हमेशा। सम्यक वाणी यानी कि सही, सच्चा, दयालु बोले, हानिकारक वाणी से बचें। आप अपनी वाणी सही रखें। सही कार्य, हमेशा अच्छे काम करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। सही आजीविका, ऐसी आजीविका चुनो जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। सही प्रयास, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखो, नकारात्मक गुणों को खत्म करो। सही मानसिकता, वर्तमान क्षण के बारे में जागरूक रहो। पास्ट में क्या हुआ है, फ्यूचर में क्या होगा, उसमें मत जियो, प्रेजेंट में जियो। सही एकाग्रता, ध्यान के माध्यम से मन की एकाग्र अवस्था को विकसित करें, मेडिटेशन करें, एकाग्रता बढ़ाएं। इसके अलावा ध्यान, बौद्ध धर्म में ध्यान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो होती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत ज्यादा होती है कि भाई जो भी बौद्ध धर्म में अभ्यास करते हैं आकर, उनको सबसे पहले मेडिटेट करना सिखाया जाता है ताकि उनकी एकाग्रता का विकास हो। करुणा और प्रेम कृपा, बौद्ध धर्म का केंद्र सभी प्राणियों के प्रति करुणा सिखाता है, प्यार का भाव सिखाता है। जो भी बौद्ध धर्म को मानते हैं उनको दूसरों का कल्याण और खुशी के लिए चिंता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महत्व पर एक निबंध लिखो, भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के संदर्भ में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था, जो कि परिवर्तनकारी टाइम माना जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास यहाँ पे हो रहा था। इस युग में बहुत सारे दार्शनिक आ रहे थे, धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, आर्थिक रूप से बहुत बदलाव आ रहे थे। इस समय के दौरान सबसे बड़ा जो विकास होता है वो धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन का होता है। विशेष रूप से इस टाइम पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया, और जैन धर्म के संस्थापक महावीर ने अपनी बातें रखी, तो ये सबसे बड़ा बदलाव था इस टाइम का। उनकी शिक्षाओं ने नैतिक आचरण सिखाया, सभी को अहिंसा का रास्ता दिखाया, अध्यात्म का ज्ञान दिया, समाज के लिए एक नया रास्ता उन्होंने खोला। इस बदलाव से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा उस टाइम के समाज पे। आर्थिक रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से कृषि प्रधान समाज से ज्यादा हटकर शहरीकृत अर्थव्यवस्था में बदलाव होता जा रहा था। अब लोग परिवहन के साधन धीरे धीरे जब विकसित हो रहे थे, संचार का नेटवर्क अच्छा हो रहा था, तो लोग व्यापार की तरफ जा रहे थे, खेती को छोड़ छोड़कर। तो व्यापार और वाणिज्य का विकास इस टाइम में हमें देखने को मिलता है। व्यापार मार्गों की स्थापना हो रही थी, भारत को और सभ्यताओं से जोड़ा। कुछ रास्ते ऐसे बने जो लंबी दूरी के रास्ते थे व्यापार के लिए, जहां पर भारत ने भी फिर जाके व्यापार करना शुरू किया, जिससे आर्थिक रूप से भारत बहुत समृद्ध हुआ और जिससे जीवन में भी बहुत सुधार हुआ लोगों के। राजनीतिक रूप से अगर आप देखोगे तो इस टाइम पर शक्तिशाली राज्यों का और गणराज्यों का उदय हुआ,
बिंबिसार और बाद में दुर्जय मौर्य जैसे साम्राज्य हुए जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, जिन्होंने मगध साम्राज्य को और शक्तिशाली किया और एक केंद्रीकृत साम्राज्य बनाया, यानी कि राजा ही सबसे पावरफुल था। उसी समय वज्जी परिसंघ जैसे कुछ गणतांत्रिक राज्यों का भी उद्भव हुआ, यानी कि जहां पर लोग मिलकर शासन चलाते थे। तो थोड़ा बहुत लोकतंत्र का भी हमें झलक यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और इन राजनीतिक विकासों के बाद मौर्य साम्राज्य के लिए एक बेस बन गया कि उन्होंने आगे फिर कई सालों तक भारत के कई हिस्सों को एकजुट किया। इस काल में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों का शासन और कानून पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। अशोक जैसे शासकों ने धम्म का नियम अपनाया। धम्म इन्होंने कुछ अच्छी बातें सिखाई, जैसे बड़ों का आदर करें, छोटों का भी सम्मान करें, हिंसा ना करें। ये कुछ अच्छी अच्छी बातें थी जो अशोक ने लोगों को सिखाई। पूरे साम्राज्य में जो अशोक के शिलालेख मिलते हैं वो सहिष्णुता, अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं, यानी कि ये सब बातें हो रही थी इस टाइम पे। निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तनकारी काल था, जिसमें धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो रहा था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय हो रहा था, आर्थिक रूप से विकास हो रहा था, शहरीकरण हो रहा था इस टाइम पे, और भी बहुत कुछ जो मैंने आपको पीछे बताया। अब हमारा अगला प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करें। अशोक की जो धम्म की नीति है वो सबसे पहले हमें अहिंसा के बारे में बताती है, यानी कि मेन जो सिद्धांत, सबसे बड़ा सिद्धांत है वो अहिंसा का प्रचार है, यानी जीवित प्राणियों को नुकसान ना करो और हमेशा करुणा भावना रखो सभी के लिए। इसके अलावा सहिष्णुता और धार्मिक बहुलवाद। अशोक के धम्म के अंदर ये लिखा है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करो। ठीक है, और ये बताते हैं कि जो बाकी के धर्म होते हैं उनका भी सम्मान करो, सद्भाव की भावना बढ़ाओ। और सामाजिक न्याय, ये धम्म जो है ये सामाजिक न्याय की भी बात करता है, यानी कि गरीबी, असमानता खत्म हो, भेदभाव खत्म हो। इसके लिए अशोक ने बहुत काम किया। अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारे सुधार की नीति लागू करी। शासक के कर्तव्य बताए। अशोक ने अपनी प्रजा के प्रति सारी जिम्मेदारियां निभाई। उनका मानना था कि राजाओं को परोपकारी होना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए और लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करना चाहिए। धम्म महामात्र, अशोक ने ये धम्म के सिद्धांत को दूर तक पहुंचाने के लिए धम्म महामात्र नाम से मंत्रियों की, अधिकारियों की नियुक्ति करी, जिनका काम होता था धम्म के सिद्धांतों को फैलाना। और इन अधिकारियों ने साम्राज्य के अंदर जाकर, दूर दूर तक जाकर इसका प्रसार करा इन बातों का। स्तंभ और अभिलेख, अशोक ने अपने साम्राज्य भर में स्तंभों पर, खंभों पर, चट्टानों पर अपने धम्म के शिलालेख खुदवा दिए, अच्छी अच्छी बातें लिखवा दी। शिलालेख से उनकी नीतियों का पता चलता है और लोगों को शिक्षित और मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। शिलालेखों में नैतिक आचरण से रिलेटेड कुछ बातें उन्होंने लिखवाई। फिर इसके बाद आता है सीमाओं से परे भी धम्म का प्रचार होने लगा। अशोक ने ना केवल अपने साम्राज्य में बल्कि अपने साम्राज्य के बाहर निकलकर सीमा के ऊपर जाकर भी बहुत जगहों पर, कई अन्य देशों में भी ये धम्म के सिद्धांत को पहुंचाया। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सबसे पहले तो इनकी राजशाही व्यवस्था थी, यानी कि मौर्य साम्राज्य में मेन जो शक्तिशाली सबसे ज्यादा जो होता है वो राजा होता है। राजतंत्र था, यानी कि सम्राट जो होता है उसके पास ज्यादा पावर होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी गई थी और बहुत ही केंद्रीकृत साम्राज्य था, यानी कि शक्तियां ज्यादातर राजा के पास थी। और उन्होंने नंद वंश के शासकों को उखाड़ फेंका और फिर मौर्य वंश की स्थापना करी। और अशोक का शासन, सबसे प्रसिद्ध मौर्य सम्राटों में से एक अशोक माने जाते हैं, जिन्होंने अपने शासन काल में साम्राज्य का बहुत विस्तार करा। और उनकी जो धम्म की नीति है उसकी बहुत तारीफ होती है, जो हमने पीछे पढ़ा भी है। प्रशासनिक प्रभाग की बात करें तो साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। हर प्रांत का एक गवर्नर होता था और जिससे शासन कुशल तरीके से चल सके और सम्राट का अधिकार विशाल साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंच सके। शाही दरबार और सलाहकार, सम्राट जो होता था अशोक या फिर कोई मौर्य साम्राज्य में कोई भी होता था, उसके साथ मंत्री रहते थे, सलाहकार रहते थे, एक परिषद होती थी जो सलाहकारी की काम मतलब सलाह में मदद करती थी। अर्थशास्त्र, जो कि एक किताब है चाणक्य ने लिखी है, वो शासन के लिए बहुत ही सारी चीजें बताती है हमें। शासन की कला क्या होनी चाहिए, सेना की रणनीति, आर्थिक नीति, वो सब उस किताब के अंदर चीजें लिखी हैं। फिर इसके बाद आता है सैन्य प्रभाव। मौर्य साम्राज्य का एक मजबूत होना सेना को बहुत ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट करता है कि उनकी सेना बहुत इंपॉर्टेंट थी।
सम्राट ने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए, क्षेत्र का विस्तार और विकास करने के लिए और आंतरिक व्यवस्था अच्छी बनाए रखने के लिए एक सुव्यवस्थित सेना रखी हुई थी, यानी कि सेना बहुत अच्छी थी। कानून और न्याय, साम्राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कानून प्रणाली होती थी, स्थानीय अदालत होती थी जो न्याय करती थी। सम्राट जो होता है वो सबसे ऊपर का होता था, सम्राट की जो डिसीजन है लास्ट होती थी। और कानूनी ढांचे का उद्देश्य यही था सभी नागरिकों को निष्पक्षता के साथ न्याय मिले। कूटनीति और गठबंधन की बात करें तो जो मौर्य शासक होते थे वो गठबंधन करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा कूटनीतिक प्रयास भी करते थे ताकि बाहरी खतरों को रोका जा सके। कई और राजाओं के साथ दोस्ती भी करते थे। धम्म का प्रचार, शासन के लिए कुछ चीजें अशोक ने बताई थी, धम्म का जिसको नियम कहा जाता है, पीछे मैंने आपको बताया है। तो धम्म के जो ये नैतिक सिद्धांत थे, मूल्य थे, ये ज्यादा से ज्यादा अशोक ने फैलाए। और अगला प्रश्न है, संगम युग के दौरान लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन का विवरण दीजिए। संगम युग यानी कि ये साउथ इंडिया की हिस्ट्री की बात हो रही है, संगम काल की। सामाजिक जीवन कुछ ऐसा था, समाज अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ था जिसमें 5 स्तरीय विभाजन था। जैसे ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, फिर क्षत्रिय आते थे जो योद्धा और शासक होते हैं, फिर वैश्य आते थे जो व्यापारी और किसान होते हैं, कुछ शूद्र लोग लास्ट में आते थे, श्रमिक होते थे जो, और उससे भी नीचे होते थे अतियार। इनको बहिष्कृत यानी कि इनका बहिष्कार किया जाता था। 5 वर्णों में समाज बटा हुआ था साउथ इंडिया में। और अर्थव्यवस्था इनकी कृषि प्रधान थी, व्यापार भी बहुत फला फूला इस टाइम पर। तटीय क्षेत्र रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़े हुए थे व्यापार से, और मसाले वगैरह का व्यापार करते थे। साहित्यिक सभाएं होती थी, संगम जिसको कहा जाता है। संगम वर्ड का मतलब होता है सभा, जब कवि बड़े बड़े मिलते थे आपस में, ये कवि विद्वान बुद्धिजीवी की सभा होती थी, संगम कहलाती है। तो सबसे प्रसिद्ध 3 संगम थे जिन्होंने आज हमारे पास जो ये तमिल जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना, ये इसी से ही हमें पता चलता है। तो इट मीन संगम ना जो नाम है वो यहीं से आया है। धार्मिक जीवन की बात करें तो बहुदेववाद था, लोग अनेक देवताओं की पूजा करते थे उस टाइम पे। और इसके अलावा प्रमुख देवताएं होते थे मुरुगन जो युद्ध और विजय के देवता माने जाते हैं, इंद्रदेव जो बारिश के देवता हैं, वरुण देव जो समुद्र के देवता हैं। भक्ति आंदोलन, संगम युग में भक्ति आंदोलन का उदय होने लगा था। भक्ति की प्रवृत्ति जिसमें परमात्मा के साथ व्यक्ति का संबंध डायरेक्ट हो, इस पर संतों ने ज्यादा से ज्यादा बात रखी कि जो ढोंग ढबास ढोस जो और ये जो ढकोसलेबाजी है ये ना हो। और बाद में भक्ति आंदोलन और फला फूला। मंदिर और अनुष्ठान, राजाओं ने बहुत सारे मंदिर बनवाए, मंदिर बहुत बड़े केंद्र होते थे सामाजिक और धार्मिक। अनुष्ठान, बलिदान, त्योहार, ये सारी प्रथाएं मंदिरों में होती थी। प्रकृति एवं पूर्वजों की पूजा भी ये लोग करते थे। ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इस काल के अंदर जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी प्रमुखता मिली हुई थी। चेर, चोल और पांड्य राजाओं ने इन धर्मों का समर्थन भी किया था। सहिष्णुता की बात करें तो समाज ने सहिष्णुता भी दिखाई थी। अन्य धर्मों के लिए लोग बहुत ज्यादा सहिष्णु होते थे, यानी कि टॉलरेंस थी भाई, अन्य जो धर्म थे उनकी भी रिस्पेक्ट होती थी। शांतिपूर्ण तरीके से लोग सभी रहते थे विविधता के बाद भी। अगला शॉर्ट नोट आ सकता है सातवाहन के ऊपर। तो इनका क्षेत्रीय विस्तार अगर मैं आपको बताऊं, सातवाहनों ने अपनी राजधानी के साथ, अगर आप देखोगे भारत का जो दक्कन का एरिया है, ये साउथ में जाकर दक्कन का जो पठार है ना, यहाँ इनका मेन इनका एरिया था। व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो रोमन और दक्षिण पूर्वी एशियाओं से जो मार्गों से जुड़े हुए थे, समुद्री मार्गों से भी व्यापार से उनकी समृद्धि ज्यादा हो रही थी। प्रशासन की बात करें तो सातवाहनों के पास एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें अधिकारी होते थे। साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था, हर प्रांत का एक मुखिया होता था, गवर्नर होता था, और स्थानीय परिषद भी होती थी। कला और संस्कृति की बात करें अगर, तो सातवाहन कला और संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक थे, यानी कि उन्होंने इस चीज को प्रमोट किया। उन्होंने बौद्ध धर्म की वास्तुकला कला के विकास में बहुत योगदान दिया। स्तूप वगैरह बनाने में, विहार वगैरह बनवाने में इन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया। सिक्का निर्माण, सातवाहनों ने बहुत सारे सिक्के भी जारी करवाए जो कि दिखाते हैं कि वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से कितने स्टेबल थे। इन सिक्कों पर अक्सर शासकों की और देवताओं के प्रतीक बने होते थे। धार्मिक संरक्षण की बात करें तो सातवाहन वाले धार्मिक मान्यताओं के प्रति बहुत सहिष्णु थे, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करते थे, बौद्ध धर्म का भी और हिंदू धर्म का भी और जैन धर्म का भी। स्थायी विरासत की बात करूं तो सातवाहनों ने दक्कन के क्षेत्र की संस्कृति को और राजनीति को बहुत तरीके से बदल दिया, अपना बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा दक्कन के ऊपर। शिलालेख जो हमें मिलते हैं, साक्ष्य जो ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं, वो उनके शासन के बारे में हमें ज्यादातर बातें बताते हैं।
तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस सब्जेक्ट से। फीडबैक जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में जाके, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।